students, good evening. Welcome back my YouTube channel Manish Education Knowledge. तो फ्रेंड्स आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जो क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 स्थिर वैद्युतिकी से रिलेटेड है जिसके अंतर्गत हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कूलाम का नियम। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कूलाम का नियम क्या है, हम इस चीज के बारे में आपको अभी बताएंगे। तो फ्रेंड्स पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने मेरे को काफी सपोर्ट किया है। और मेरी इससे पहली वाली जो वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की थी तो उसमें मेरे 1K यानी कि 1000 व्यूज आए हैं। तो फ्रेंड्स मेरे को भी बहुत खुशी हुई है और उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोग ऐसे ही सपोर्ट मेरा करते रहोगे। और फ्रेंड्स जो भी बच्चे ट्यूशंस में आना चाहते हैं तो हम ट्यूशंस भी पढ़ाते हैं और मेरा खुद का कोचिंग सेंटर है मां सरस्वती कोचिंग सेंटर आगरा खाल। तो जो हमारे आसपास के जो GIC स्कूल हैं इंटर कॉलेज, तो जो बच्चा इच्छुक हो, जो बच्चा आना चाहता हो कि हमें कुछ सीखना है और हमें अच्छा करना है, तो उनके लिए मैं एक ही बात बोलूंगा कि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कोचिंग आ जाए। क्योंकि जब हमारे पास टाइम नहीं रहता है और फिर हम उसके बाद अगर उस काम को करते हैं तो हमारा फिर फायदा नहीं नुकसान ही होगा। तो फ्रेंड्स चलो हम पहले अपने टॉपिक को क्लियर करते हैं, उसके बाद कुछ राय दूंगा आपको। तो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को हेल्प हो। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वीडियो को पहुंचाना। ठीक है, और ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ, इस काम के लिए मुझे आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। तो हम फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 से स्थिर वैद्युतिकी। और स्थिर वैद्युतिकी में हमारा जो पहला टॉपिक है वो आवेश से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे आवेश किसे कहते हैं या फिर आवेश का मात्रा क्या है, आवेश को किससे डिनोट करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें। एंड दूसरा टॉपिक हमारे पास जो है वो है हमारे पास वैद्युत बल। ठीक है, या विद्युत क्षेत्र हम बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इन चीजों के बारे में पहले पता होना चाहिए, तब जाके आपका ये टॉपिक क्लियर होगा। और मैं डायरेक्टली यहाँ पर इस वाले टॉपिक को लेके आ रखा हूँ, तो यानी कि मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो हो सके तो कहीं पर आपको कंफ्यूज हो, बट मैं कोशिश करूंगा अपना 100% देने की। और आप लोगों को जहां पर समझ में ना आए तो वहां पर आप लोग कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर उस चीज को बताइए और हम उसको नेक्स्ट टाइम और अच्छा और बेहतरीन करने का हम प्रयास करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, कूलाम का नियम है क्या, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जो भी काम कर रहे हैं ना तो हम सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये काम हमारे लिए क्या फायदा देगा हमें, यानी कि उस काम से हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हमें किसी भी चीज का हो, चाहे आप कोई व्यक्ति हो या फिर कोई अदर्स चीजें हो हमारे सामने, तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन ही करवाते हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं फ्रेंड्स कि कूलाम थे कौन, और इन्होंने जो ये कूलाम का नियम दिया तो दिया क्यों, है ना। कुछ ना कुछ तो हर बात के पीछे रीजन होता है कि नहीं होता है। तो दैट मीन्स आपको यहाँ पर यही यही सारी चीजें क्या करनी है, थोड़ा सा फोकस करनी है कि जो उन्होंने कूलाम का नियम दिया था, ये कूलाम का नियम उन्होंने क्यों दिया, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी हमें, और कब दिया था, और किस वैज्ञानिक ने ये कूलाम का नियम दिया था। सेकंड चीज जो हमारे पास है वो है हमारे पास कूलाम के नियम की परिभाषा। ठीक है, यानी कि हम सेकंड जो हमारे पास इसी के अंतर्गत जो टॉपिक है वो है कूलाम के नियम की परिभाषा, वो हम इसके बाद समझेंगे। लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि कूलाम का नियम दिया किसने था, क्यों दिया था, किस बेस पे दिया था, उसका आधार क्या था देने का। तो उस चीज को पढ़ लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कूलाम का नियम है और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोलंबस लॉ। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो
सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक C.S. कोलम्ब के प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, बहुत इजीली आपको समझना है, ठीक है, टफ कुछ भी नहीं होता है। तो देखो बोल क्या रहा है कि सन 1785 ईस्वी की बात कर रहा है, ठीक है, कि सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कौन थे? C.S. कोलम्ब। तो इनके प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच, यानी कि देखो दो आवेश आपके कोई से भी हो सकते हैं। देखो इसने बोला है ना यहाँ पर कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, तो दो आवेश कुछ भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। सपोज मान लो ये हमारे पास पहला बिंदु है, ये हमारे पास दूसरा बिंदु है। अब इनमें देखो, यानी कि ये हमारे पास दो आवेश है Q1 और ये मान लो कि हमारे पास Q2 है, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो देखो ये इसी चीज की बात कर रहा है। देखो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर रटना नहीं है, डायग्राम को समझ के आपको डेरिवेशन बनानी है, और अगर आपकी मैथ्स अच्छी होती है तो न्यूमेरिकल आप अपने आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको देखो यहाँ पर दो स्थिर बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। तो इन दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है, यानी कि इन दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है आपका, उसी के संबंध में उन्होंने क्या किया, एक नियम का प्रतिपादन किया, मतलब एक नियम दिया, जिसे उन्होंने क्या कहा, कूलॉम का नियम किया। इट इज वेरी सिंपल, ठीक है ना, कोई टफ नहीं है, आपको बस थोड़ा सा केवल डायग्राम को फोकस करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक C.S. कोलम्ब, ठीक है, C.S. कोलम्ब ने एक नियम का प्रतिपादन किया। अब नियम क्या था कि दो स्थिर बिंदु, यानी कि Q1 Q2 के बीच में जो बल लगता है, ठीक है, इसके लिए उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, कूलॉम का नियम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको कूलॉम के नियम की परिभाषा नहीं बताई है, मैंने आपको केवल ये बताया है कि कूलॉम का नियम 1785 ईस्वी में C.S. फ्रांसीसी वैज्ञानिक C.S. कोलम्ब ने दिया था। और क्यों दिया था? दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है, ठीक है ना, उनके बीच में जो बल लग रहा है, ठीक है, उसके संबंध में जो उन्होंने नियम दिया था, उसी को हम क्या बोलते हैं, कूलॉम का नियम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि कूलॉम का नियम क्यों दिया गया, किसने दिया और किस बेस पे दिया। तो ये सारी चीजें आपको एक डायग्राम आपकी हेल्प कर सकता है यहाँ पर। तो आपको केवल डायग्राम समझना है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ कि सन 1785 में, ठीक है, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक C.S. कोलम्ब ने एक नियम दिया था, ठीक है। तो उन्होंने क्यों दिया था, यानी कि जो नियम था वो था कूलॉम का नियम, और वो कूलॉम का नियम उन्होंने इसलिए दिया था कि जो दो स्थिर बिंदु आवेश होते हैं, इनके बीच में जो बल लग रहा है, इनके बीच में जो बल लग रहा है, इसके संबंध में उन्होंने जो नियम दिया था, उसी नियम को हम बोलते हैं कूलॉम का नियम। ओके फ्रेंड्स, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि कूलॉम के नियम की परिभाषा। तो कूलॉम के नियम की परिभाषा क्या होती है, यानी कि कूलॉम का नियम किसे कहते हैं। हालांकि फ्रेंड्स, आपके पास एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि कूलॉम का नियम किसने दिया, कब दिया या किस बेस पे दिया, ठीक है। आपको डायरेक्टली वहां पर कूलॉम का नियम का या तो गणितीय व्यंजक प्रूव करने के लिए बोलेगा, या फिर ये बोलेगा कि कूलॉम की परिभाषा बताइए या कूलॉम का नियम क्या है, ठीक है। इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आएगा। बट देखो, हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, किसी भी चीज को अगर हम कर रहे हैं तो हमें उसका बेस पता होना चाहिए, यानी कि बेस बोले तो बेसिक आधार जो होता है उसका, अगर बेसिक चीजें उसकी क्लियर हैं, छोटी छोटी चीजें अगर उसकी क्लियर हैं, तो हमें क्या होती है, प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछ भी लेता है, सपोज माने कि कूलॉम का नियम किसने दिया था, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि कूलॉम का नियम क्या C.S. कोलम्ब ने दिया था। कब दिया था? 1785 ईस्वी में दिया था। भाई क्यों दिया था? तो आप बोल सकते हो कि उन्होंने दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है, उसके संबंध में एक नियम दिया था, और उसी नियम को उन्होंने क्या कहा था, कूलॉम का नियम कहा था। ओके फ्रेंड्स, आगे देखो। अब कूलॉम के नियम की परिभाषा क्या है, ठीक है। तो अब जो नियम उन्होंने दिया, जिस नियम का उन्होंने प्रतिपादन किया, वो नियम हमने यहाँ नीचे लिखा है। तो देखो कूलॉम का नियम क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती
तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें भी आपको बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल डायग्राम को समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम फिर से एक बार और डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है, बट मैं फिर से बनाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेश। देखो जैसे कि आपको पता है कि आपका जो चैप्टर है ये चैप्टर है आपका स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ क्या होता है कि जो आवेश होगा ना यहाँ पर वो स्थिर होगा, वो गतिशील नहीं होगा, वो एक ही जगह पर क्या होगा, स्थिर होगा, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो देखो इसने यहाँ पर डेफिनेशन में कॉलम के नियम की परिभाषा में सबसे पहले ये आया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। देखो थोड़ा सा अच्छे से समझो। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहां पर होती है हमें, देखो एग्जैक्टली हमें यहाँ दिक्कत होगी कहां, आकर्षण क्या होता है, प्रतिकर्षण क्या होता है। देखो फ्रेंड्स मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी स्टूडेंट्स को नहीं आता है, बट कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये पता नहीं होगा कि आकर्षण क्या होता है, प्रतिकर्षण क्या होता है। तो फ्रेंड्स हमें ऐसी छोटी छोटी चीजें जब तक पता नहीं होंगी तब तक हम फिजिक्स के अंदर फंसते रहेंगे। ऐसे हमारे पास यहाँ पर देखो वैद्युत बल भी आया था। ठीक है, तो अगर हमें वैद्युत बल के बारे में पता नहीं है तो हमें फिजिक्स के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स देखो आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है, सबसे पहले उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। आकर्षण क्या होता है कि जब हमारे पास नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है ना, यानी कि सॉरी नेगेटिव नहीं बोल सकता मैं, अगर सपोज मान लो कि हमारे पास एक प्लस का चार्ज है, ठीक है, और एक हमारे पास माइनस का है, यानी कि दो प्रकार के, आपको पता है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका धन आवेश, एक होता है आपका ऋण आवेश। ठीक है, जिनको हम क्रमशः पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं, यानी कि दोनों आवेश होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं एक दूसरे के, एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है। तो क्या होता है यहाँ पर जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो चीजें होंगी वो एक दूसरे को क्या करेंगी, अपनी ओर अट्रैक्टिव करेंगी, अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आकर्षित करना या फिर हम बोलते हैं आकर्षण। ओके फ्रेंड्स, यानी कि जब आवेश आपके समान होते हैं तो कोई भी वस्तु क्या होती है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव हो जाती है, यानी कि आकर्षित हो जाती है। ठीक है, और जब आपके पास सपोज मान लो समान आवेश है, यानी कि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, इधर भी प्लस का चार्ज दे रखा है इधर भी प्लस का चार्ज दे रखा है, तो ये एक दूसरे को हमेशा दूर फेंकेंगे। दूर फेंकने का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित मतलब ये एक दूसरे के पास आ ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज जब हमारे पास होगा, दोनों साइड हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर फेंकने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब चाहे वो आपका प्लस प्लस का हो, अब वो चाहे फिर आपका माइनस माइनस में वो चार्ज हो। ठीक है, अगर चार्ज आपके एक जैसे हैं, अगर आपके पास देखो अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, चाहे आपका प्लस का हो चाहे आपका माइनस का हो, अगर दोनों साइड आपके पास प्लस के चार्ज हैं और दोनों साइड अगर आपके पास माइनस चार्ज है, तो देखो ये हैं एक जैसे चार्ज। ठीक है, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, इधर माइनस है इधर भी माइनस है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे पास कोई भी वस्तु होती है, ठीक है, तो वो एक दूसरे से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, यानी कि प्रतिकर्षित इसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, और इस प्रकार के जो आवेश होते हैं इसको हम बोलते हैं सजातीय आवेश। ठीक है, सजातीय आवेश के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि हमें पता है कि सजातीय आवेश में जो आवेश होते हैं वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको सजातीय आवेश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एक प्लस का और दूसरा माइनस का चार्ज है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब एक साथ क्या होता है, इकट्ठा होता है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे की तरफ भागते हैं। ठीक है, यानी कि अट्रैक्टिव करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, और इसको हम क्रमशः विजातीय नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोगों को आकर्षण और प्रतिकर्षण यहाँ पर थोड़ा सा कंप्लीट होगा या कंप्लीट हुआ होगा, क्योंकि अभी आगे हम इसी को पढ़ने वाले हैं, तो हमें यहाँ पर ये दो चीजें बहुत जरूरी आनी चाहिए थी। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि दो स्थिर बिंदु, तो हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। तो फ्रेंड्स देखो कह रहा है कोलॉम
कूलाम के नियम की परिभाषा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। मतलब देखो ये हमारे पास कोई दो बिंदु है, आप ये मान सकते हो ये है वो दो बिंदु। जिन दो स्थिर बिंदु की बात ये कर रहा है, स्थिर मतलब मैंने बोला ना स्थिर वैद्युतिकी आपके पास चैप्टर है, तो ये इसमें जो आवेश होगा वो आपका अनुगमन नहीं करेगा, मतलब कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता, वो गतिशील नहीं हो सकता, वो एक ही जगह पर क्या होगा, स्थिर होगा, पहली बात। ठीक है, तो देखो दो स्थिर बिंदु, तो ये है वो दो स्थिर बिंदु। ठीक है, ये वो दो स्थिर बिंदु हैं। ठीक है, अब इसको आप कोई सा भी नाम दे दो, इन दोनों बिंदुओं को आप कोई सा भी नाम दे दो। ठीक है, सपोज मान लो हम बोल देते हैं Q1 एंड Q2। देखो ये डायग्राम हमने यहाँ भी बना रखा है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर आपको केवल समझाने के लिए एक बार और बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, यानी कि ये दो स्थिर बिंदु आवेश है हमारे पास, और इनके बीच, ठीक है, इनके बीच यहाँ, ठीक है, इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। तो वो बल कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपका आकर्षण हो, चाहे वो आपका प्रतिकर्षण हो। अगर देखो पॉजिटिव चार्ज होंगे दोनों साइड, तो हमें पता है कि प्रतिकर्षण होगा। अगर मैंने इधर इसको प्लस दे दिया, इधर हमने इसको प्लस दे दिया, तो सीधी सी बात है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। बट अगर मैंने इसको इधर माइनस दे दिया और इधर इसको प्लस दे दिया, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ये कंफर्म नहीं बता सकते कि आकर्षित बल होगा या भाई आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि दो स्थिर बिंदु जो हमारे पास Q1 और Q2 है, इसके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल, ठीक है, बल दोनों आवेशों की मात्राओं के, दोनों आवेशों की मात्राओं के, दोनों आवेश कौन से हमारे पास, एक हमारे पास है Q1 और एक हमारे पास Q2 करके Q2। देखो दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। पहले इतना समझो केवल आप, ठीक है ना, हमने एकदम से लिख लिया है यहाँ पर, तो थोड़ा मतलब थोड़ा अलग करके लिखना था यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, कि दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अब फ्रेंड्स देखो अनुक्रमानुपाती, इसको थोड़ा सा आपको समझना है कि देखो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, यानी कि दो स्थिर बिंदु आवेश, ठीक है, इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के, तो दोनों आवेशों की मात्राओं के, देखो इनके बीच में लग क्या रहा है, बल लग रहा है, यानी कि F लग रहा है। ठीक है, देखो F लग रहा है दोनों आवेशों के बीच की, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच में क्या लग रहा है, बल लग रहा है, और बोल रहा है कि दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये होता है अनुक्रमानुपाती का साइन, इस प्रकार से। ठीक है, दोनों मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। क्यों, देखो थोड़ा सा एक बार फ्रेंड्स आप अच्छे से देखोगे तो ये हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो हमारे पास दो स्थिर आवेश है, ठीक है, और इनके बीच में जो बल लग रहा है, ठीक है, इनके बीच में जो बल लग रहा है वो बल क्या है, हमारा F होगा। ठीक है, तो वो दोनों आवेशों के, तो दोनों आवेश कौन है, Q1 और Q2, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये अनुक्रमानुपाती का साइन होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, और इस प्रकार से हमारी इक्वेशन नंबर 1 निकल जाती है। देखो फ्रेंड्स आपको यहाँ से रखने की जरूरत नहीं, आपको डायग्राम को समझना है पहले, केवल डायग्राम को समझोगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर आपने डायग्राम नहीं समझा तो आपको ये बहुत टफ लगेगा कि यार पता नहीं कितना टफ है, क्या इसमें अनुक्रमानुपाती है, क्या व्युत्क्रमानुपाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो ये हमारे पास दो स्थिर बिंदु है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं कॉलम का नियम कि दो स्थिर बिंदु Q1 और Q2, ठीक है, इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल दोनों आवेशों को, दोनों आवेश कौन से हैं, Q1 और Q2, ठीक है, इनके बीच का जो गुणनफल है, इनके बीच का जो गुणनफल है उसके अनुक्रमानुपाती, ठीक है, इनके बीच में बल लग रहा है और इसके दोनों आवेशों के बीच की मात्राओं के गुणनफल के क्या अनुक्रमानुपाती बोलो इस साइन को, या समानुपाती बोलो, ये जो है ना ये साइन, ये आपका अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का है। ठीक है, के बीच तथा उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तथा उनके किसके, दोनों आवेशों के बीच के दूरी वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो
दोनों आवेशों के, तो दोनों आवेशों के बीच में हमारे पास बल लग रहा है F हम बोल सकते हैं, ठीक है। Q1 सॉरी दोनों उनके बीच की दूरी वर्ग के क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती अनुपाती होता है। तो उनके दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, देखो दूरी को हम यहाँ पर r से डिनोट करते हैं, ये इनके बीच की दूरी है यहाँ पर r, ठीक है, और इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। देखो हमने इसका वर्ग कर दिया यहाँ पर, सिंपल है फ्रेंड्स, कुछ भी टफ नहीं है, आपको बस समझना है। देखो तथा उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, तथा उनके बीच की दूरी के, तो उनके बीच की दूरी क्या है, Q1 Q2 के बीच की दूरी क्या है, R है, ठीक है। तो उसकी दूरी के वर्ग के क्या हो जाता है, ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, और कूलम्ब का नियम फिनिश, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से कूलम्ब के नियम की परिभाषा यहाँ पर देनी है। देखिए फ्रेंड्स कुछ भी टफ नहीं है, आप अगर इसको रखने के प्रयास करोगे तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप इसको समझ के याद करते हो तो ये आपको पक्का याद होगा, और कभी आप लाइफ टाइम के लिए आपके पास ये रहेगा, और ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है हमारे पास, ठीक है फ्रेंड। तो आप बोल सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर जो दो स्थिर आवेश हैं Q1 Q2, इनके बीच में जो बल लग रहा है, ठीक है, वो प्रतिकर्षण लग रहा है कि आकर्षण लग रहा है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो इनकी मात्राओं के, ठीक है, जो आवेश हैं उनकी मात्राओं के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती, बोलो सॉरी व्युत्क्रमानुपाती नहीं, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, ये उसका चिन्ह होता है। एंड उनके बीच की दूरी के, उनके बीच की दूरी कितनी है, r है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, और ये व्युत्क्रमानुपाती का साइन है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना समझ में आया होगा आपको। देखो मैंने भी अभी यहाँ पर एक ही बार पढ़ा है, और मैंने देखो अगर आपको डायग्राम क्लियर हो गया है तो आप डेरिवेशन आराम से बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स यही बोलता है कि पहले डायग्राम को समझो और फिर डेरिवेशन को तैयार करो, तो कोई भी टफ नहीं है। आप बोल सकते हो यहाँ पर कि जो कूलम्ब का नियम है वो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल, ठीक है, दोनों आवेशों की मात्राओं के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यही हमारा क्या कहलाता है, कूलम्ब का नियम कहलाता है। अगर आपको इसका डायग्राम देखना हो अच्छे से तो आपने यहाँ पर बना रखा है, और दोनों इक्वेशंस मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर कूलम्ब का नियम अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करो, ठीक है, मेरे को पूछो, वहां पर हम आपको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। अब हम देखो कभी कभी क्या आ जाता है क्वेश्चन, इस प्रकार से आ जाता है कि कूलम्ब के नियम की गणितीय व्याख्या कीजिए, ठीक है। गणितीय व्याख्या का मतलब कि इसे हमें प्रूव करना है कि कूलम्ब के नियम की वैल्यू कितनी होती है, भाई मान कितना होता है इसका, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर हमने ये डायग्राम बना रखा है, माना Q1 और Q2 परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। देखो ये आपको अभी भी मैंने बताया था, यहाँ पर आपके पास ये दो बिंदु हैं, ठीक है, ये दो बिंदु हैं आपके पास, है ना, ठीक है। तो माना Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से क्या है, r दूरी पर स्थित है, यानी कि Q1 और Q2 जो है ना, ये आपकी r दूरी पर क्या है, स्थिर है, ठीक है, ये आपकी r दूरी पर स्थित है, ठीक है। यदि उनके बीच लगने वाला बल F हो, यदि इन दोनों बिंदु के बीच लगने वाला बल जो है वो F हो, तो कूलम्ब के नियमानुसार इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, अभी हमने आप यहाँ पर दो इक्वेशंस निकाली थी। हमें पता है कि जो यहाँ पर आवेश होते हैं वो उसके गुणनफल की मात्राओं के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, एवं उसकी उनके दूरी वर्ग के, उनके दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दोनों इक्वेशंस हमने अभी बनाई थी जस्ट, तो आपको यहाँ पर दोनों इक्वेशंस लिख लेनी है, और उसके बाद क्या करना है, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को गुणा कर देंगे, यानी कि इस वाले समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 से गुणा करनी है, ठीक है। दोनों के बीच में क्या लग रहा है, बल लग रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया F, ठीक है। यहाँ पर दोनों का एक साइन आ जाएगा, कौन सा, समानुपाती, या इसको हम बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, 1/r²। देखो ये आ जाएगा 1/r²। कैसे, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो इसका जो हमने न्यूमेरिकल कर रखा है वो ऐसा है, देखो F हमने यहाँ पर कर दिया, और ये आपके पास यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का साइन आ जाएगा या समानुपाती का साइन आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आप लोगे 1/r², जो आपकी इक्वेशंस बनी थी समीकरण नंबर 2, और समीकरण नंबर 1 से भी आप क्या करोगे, Q1 Q2 लोगे यहाँ से, ठीक है, लेकिन इनके बीच में क्या हो रही है, इनटू हो रही है, तो ये है Q1, ये है आपका Q2। ओके फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर F समानुपाती का साइन लगा दोगे। यहाँ पर देखो इसके अपॉन में अगर हम 1 लेते हैं तो हमें पता है कि जैसे हमारे पास 2/1 है इंटू 3/4 है, तो हमें पता है
कि फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमिनेटर की इंटू न्यूमिनेटर में होती है, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में होती है, मतलब अंश की गुणा अंश में करेंगे और हर की गुणा हर में करेंगे। तो ये बनेगा 3 दूनी 6 और ये बनेगा 4 एकम 4। बिल्कुल सेम सिस्टम यहाँ पर भी है, Q1 Q2 into 1 करेंगे तो वापस आएगा हमारे पास Q1 Q2 और r स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो वापस आएगा आपका r स्क्वायर। देखो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर r है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखो यहाँ पर, या अब आप बोलोगे k कहां से, देखो जब भी हमारा समानुपाती का साइन जो होता है वो हटता है ना, तो वहां पर एक नियतांक जुड़ जाता है और उस नियतांक को हम k से डिनोट करते हैं। यानी कि ये आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब हम यहाँ से अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का जो साइन होता है उसको हटाते हैं, तब यहाँ पर हमारे पास एक क्या होता है, नियतांक जुड़ जाता है जिसको हम k बोलते हैं, ठीक है। और बाकी का हमारा सेम फार्मूला रहता है आगे का, Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर आ जाएगा आपका। ओके फ्रेंड्स, अब आपको देखो क्या करना है यहाँ पर, जहां k क्या है, एक नियतांक है, हमने बता भी दिया है, आपको पता भी होना चाहिए कि जो यहाँ पर ये k आया है ये तब आया है जब हमारे पास ये साइन हट गया है यहाँ से, ठीक है। इस साइन के हटने से यहाँ पर k जुड़ गया है, यानी कि k एक नियतांक होता है, ठीक है, जिसका SI पद्धति में जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी कि k की वैल्यू SI पद्धति में क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, f बराबर k की वैल्यू को यहाँ पर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हो, ठीक है। पॉइंट Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर आपका आ जाएगा, और यही आपका क्या है, कूलाम का नियम है। यही आपका क्या है, कूलाम का नियम है। तो फ्रेंड्स हमने ये ऐसे कर रखा है यहाँ पर, और ये आपका कूलाम के नियम का गणितीय व्यंजक हो जाता है, f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पॉइंट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और कभी-कभी ये आपके पास एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि कूलाम के नियम का गणितीय व्यंजन लिखिए, तो गणितीय व्यंजन क्या होता है इसका, f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पॉइंट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो देखो अब आपको इसको लेके किसी भी प्रकार का अगर कंफ्यूजन होता है तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे से कमेंट जरूर करें कि आपको कहां पर समझ में नहीं आया है। बाकी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स भी अब हम पढ़ाते हैं, और धीरे धीरे मैं वीडियोस अपनी अब कंटिन्यू अपलोड करता रहूंगा यूट्यूब चैनल पे। बस आप उनको अच्छी तरह देखिए और वीडियोस को पूरा देखिए, क्योंकि मेरी हर वीडियोस जो होती है ना वो लंबी होती है, क्योंकि मैं हर एक चीज को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं ताकि बच्चों के अच्छे से समझ में आए और उनको किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई डाउट ना हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर कोई हमारे सेंटर में आना चाहता है तो मैं उनको सेंटर में भी पढ़ाता हूँ और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूँ, अपना 100% देने का प्रयास करता हूँ। और चाहे वो आपका स्टूडेंट्स आईसीएससी बोर्ड का हो, चाहे आपका सीबीएसई का हो, या फिर आपका चाहे एनसीईआरटी का हो, किसी भी स्कूल का जो स्टूडेंट्स हो उनको हम यहाँ पर अपने सेंटर पर कोचिंग देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर एक बार जरूर आए और यहाँ पर देखें कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है, आपको किस प्रकार से समझ में आता है, ठीक है। और हर एक चीज को अब हम यहाँ पर तो ऐसा है कि हमें तो यहाँ पर जो टॉपिक मिलता है तो मैं उसी टॉपिक को लेके चलता हूँ। लेकिन हमारे सेंटर पर हम क्या करते हैं, सेंटर में हम सिस्टम बाय सिस्टम चलते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर चलते हैं। अगर आप फिजिक्स का बोलते हो तो फिजिक्स का पढ़ाएंगे, आपको केमिस्ट्री बोलते हो तो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, मैथ्स बोलोगे तो मैथ्स का पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे 10th लेवल का ऐसे अभी हालांकि मेरे पास काफी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, 60-70 प्लस स्टूडेंट्स हमारे पास हैं यहाँ पर। और देखो फ्रेंड्स अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं किया तो कल तो कभी नहीं आने वाला है। बस अभी से स्टार्ट करो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कोचिंग ज्वाइन करो, ठीक है। तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी उस चीज के लिए अच्छा लगेगा। और मुझे इस लाइन में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ मैं पहले से, और मैं अपना हमेशा 100% देने का प्रयास करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जहां पर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मेरे से पूछे, ठीक है। और जहां पर जो मेरे पास के एरिया के जो गांव हैं वो लोग मेरे पास ट्यूशंस भी अगर आना चाहते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली आ सकते हैं, और हम उनको यहाँ पर पूरा अपना 100% देने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक कि मैं उनको प्रैक्टिकल भी खुद बना के दूंगा। यानी बनाने देने का मतलब कि वो भी उनकी हेल्प कर सकता हूँ उसमें, बनाने का मतलब ये नहीं कि टोटली मैं बना रहा हूँ, उनकी हेल्प कर सकता हूँ और बहुत बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे। ओके फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच।